मैं सभी प्रतिभागियों को एवं हमसे जुड़े हुए सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि आज के हमारे इस प्रथम दिवस के दोनों मुख्य वक्ता प्रोफेसर राजीव चौधरी सर एवं प्रोफेसर सूरज मलवाफ दोनों हमारे से जुड़ चुके हैं। हम उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज के हमारे प्रथम तकनीकी सत्र में एज अ की नोट स्पीकर हमें उद्बोधित करने के लिए प्रोफेसर राजीव चौधरी सर हमारे बीच में हैं। प्रोफेसर चौधरी सर के बारे में मैं कुछ दो पंक्तियों में कुछ कहना चाहूंगी, जो सूरज को दिया दिखाने एवं गागर में सागर भरने जैसी बातें हैं। चौधरी सर ने ना सिर्फ हमें हमारे हर वेबिनार, हर सेमिनार, हर एक्टिविटी के लिए हमें विप्र महाविद्यालय को सपोर्ट किया है एवं सहयोग प्रदान किया है, बल्कि वे एक ऐसे डीन स्टूडेंट वेलफेयर के रूप में जाने जाते हैं जो बेहद ही सहज भाव से छात्र हित एवं सभी के हित के लिए सतत कार्यरत रहते हैं। सहयोग जिनका मूल स्वभाव है। पोलैंड एवं जर्मनी जैसे देशों में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कार्य कर चुके एवं बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर सर आसीन हैं। उनके रिसर्च पेपर्स, उनके एकेडमिक एक्सीलेंस को हम गूगल स्कॉलर पे एवं रिसर्च गेट पे एवं ऐसे सारे माध्यमों में जहाँ पे हम देख सकते हैं वहाँ पर हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे ही विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। हम पूरे विप्र महाविद्यालय परिवार की ओर से उनका स्वागत एवं अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करते हुए मैं उन्हें सादर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। कृपया आएं एवं आज के हमारे अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के प्रथम दिवस के की नोट स्पीकर के रूप में हमें उद्बोधित करें। प्रोफेसर राजीव चौधरी सर, ओवर टू यू। Thank you, madam. Thank you. Honorable Vice Chancellor Sir Pandit Ravi Shankar University Professor Kesri Lal Verma जी, श्री ज्ञानेश शर्मा जी, डॉक्टर महेश तिवारी जी, प्रोफेसर उषा दुबे मैडम, convener of this international webinar Dr. Divya Sharma, resource persons from ladies and gentlemen. At the very outset, I would like to express my sincere thanks to the organizers for providing me an opportunity to speak in front of you on this international webinar. I am feeling great pleasure as I have got this opportunity. I also congratulate each and every unit of Wipro College for organizing such webinar, such international webinar. I am directed by the organizers to speak in both the languages, English as well as in Hindi. So I will speak in both the languages, English as well as Hindi, since a majority of participants are from Hindi language. Dear friends, as we know that we are facing, not only our country, the whole world is facing pandemic of Corona. We all are living in a protective layer. हम सब जानते हैं कि पूरा विश्वव्यापी महामारी से पीड़ित है, सामना कर रहा है और हम एक रक्षात्मक कवच में जी रहे हैं. एंड वी हैव ओनली 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स. हमारे केवल 2 रक्षात्मक कवच हैं. पहला प्रिकॉशंस, वी हैव टू लिव इन प्रिकॉशंस. सेकंड वन इज वी हैव टू इंप्रूव आवर इम्यूनिटी. हमें अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना है. यही 2 हमारी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं. हम सब यह भी जानते हैं कि वी आर फेसिंग स्ट्रेस इन दिस पैंडेमिक. इस विश्वव्यापी महामारी में हम तनाव का सामना भी कर रहे हैं. तो वी रिक्वायर मीन्स एंड मेथड्स टू एलिमिनेट स्ट्रेस. तो हमें ऐसे तौर तरीके चाहिए, ऐसे माध्यम चाहिए जिससे कि जीवन के तनाव को कम किया जा सके. सो आई एम डायरेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजर्स टू स्पीक ऑन द मीन्स टू अवॉइड स्ट्रेस और टू फेस स्ट्रेस. तो मुझे आदेशित किया गया आयोजकों के द्वारा कि मैं कुछ इस टॉपिक पर बोलूं कि योगा एज ए मीन्स टू फेस स्ट्रेस. कि योगा तनाव को दूर, योग के माध्यम से हम तनाव को दूर कैसे कर सकते हैं. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग माय प्रेजेंटेशन. मैं अपने प्रस्तुतिकरण को आप सबके समक्ष शुरू करता हूं. Madam, is it visible? Yes, sir, it is visible. Is it visible on the full screen? Yes, sir, it is visible in the full screen. Thank you. अब प्रस्तुतिकरण को शुरू करता हूं. I tried my level best to present or to collect the information related to yoga as a means to provide stress-free platform.
since we all are facing stress. I divided my presentation into different parts. इस प्रस्तुतिकरण को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है. First, I will discuss about the thought process and stress. I will discuss about the relationship between the thought process and stress. सबसे पहले भाग में बात करेंगे कि दोनों के बीच में क्या संबंध है, एक विचारों की जो प्रक्रिया मस्तिष्क में उत्पन्न होती है उसके बीच में और उसकी स्ट्रेस के बीच में. दूसरा, I will discuss about the basic concept of yoga. Then I will discuss about the universal nature in very brief. Then the main part of this presentation is the vratis, that is thought waves, how these takes place. And the next part will be state of mind. I will discuss about the different states of mind. Next, the cycle of vratis, how the process of thought waves takes place. I will discuss in detail. And in the next part, I will discuss about the spiritual significance of yoga that is beneficial to avoid stress, जिससे भी तनाव को दूर किया जाता है in that way. And in the last part, I will discuss about the concept of accommodation. This concept of accommodation is particularly related to relationship between individuals. ये एक दूसरे के संबंध पर आधारित है, जो कि एक अनुकूलन की अवधारणा, उस अनुकूलन की अवधारणा के बारे में बात करूंगा. Now I start from the first part. मैं शुरू करता हूं आप सबके समक्ष पहले पार्ट से. I would like to share an example that I have collected from a research paper. एक शोध पत्र से एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा. The research paper was written on the topic challenging and changing stress producing thinking, and the research paper was published by Phyllis E. Miller, and that was published in the year 2001. The important thing is the paper is indexed in PubMed and as well as in PubMed Central. इस शोध पत्र में क्या कहा गया है, यह शोध पत्र के दो एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने ले रहा हूं, and these examples are very fructiferous in nature. दोनों ही बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है. एक डॉक्टर के पास पेशेंट पहुंचता है और उस पेशेंट को डॉक्टर ने दवाई दी. द पेशेंट हैड ए सीवियर एडवर्स रिएक्शन टू द मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. और जो दवाई डॉक्टर ने दी थी पेशेंट को, उसके प्रतिकूल प्रभाव हुए, अनुकूल प्रभाव नहीं हुए. डॉक्टर परेशान हो गया. तो परेशान हुआ डॉक्टर. द डॉक्टर वाज फ्लडेड विद द थॉट्स. इट मींस डॉक्टर का मस्तिष्क विचारों से भर गया. विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न हुए क्योंकि उसकी मेडिसिन का नकारात्मक प्रभाव पड़ा था. तो देयर आर टू सिचुएशंस. इस पेपर में दो सिचुएशंस दी गई हैं कि यह परिस्थिति उत्पन्न हुई कि डॉक्टर की मेडिसिन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. तो दो प्रकार के एग्जांपल्स हैं. देयर आर टू सिचुएशंस कि एक सिचुएशन में डॉक्टर ने किस तरह उसको फेस किया, दूसरी सिचुएशन में डॉक्टर ने कैसे सामना किया. आई विल शेयर बोथ सिचुएशंस इन फ्रंट ऑफ यू. मैं आपके सामने दोनों सिचुएशंस को, दोनों दशाओं को रखना चाहूंगा आप सबके सामने. सिचुएशन नंबर 1, as per the research paper, this situation number 1 is known as stress producing thought process. एक ऐसा थॉट प्रोसेस है, एक ऐसे विचारों की प्रक्रिया है जिसने स्ट्रेस को जन्म दिया. This takes place, this thought process takes place into 6 different parts. यह पूरा थॉट प्रोसेस है, विचार उत्पन्न होने की प्रक्रिया है. यह 6 विभिन्न स्टेजेस में, 6 विभिन्न चरणों में संपन्न हुआ. I will start from assumption. Assumption means कल्पना. हमेशा डॉक्टर ने कल्पना की, I must be perfect all the times. मुझे हमेशा परिपूर्ण होना चाहिए. वो एक कल्पना थी. डॉक्टर अपने मन में समझता था कि मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं और मुझे हमेशा परिपूर्ण होना चाहिए. एंड यू मेक एन एरर, द डॉक्टर मेक एन एरर. त्रुटि की उन्होंने. त्रुटि क्या की? मुझे पता होना चाहिए था. आई शुड हैव नोन. मुझे पता होना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ. एंड द एक्सकेलेट्स टेक्स प्लेस. एक्सकेलेट्स में कुछ खराबी उत्पन्न हुई, मस्तिष्क में, विचारों में कुछ क्षीण होना शुरू हुए. तो एक्सकेलेट्स में कैसा हुआ? आई विल बी श्योर, आई एम इनकम्पिटेंट. विचार उठा कि मैं सुसाइड कर लूं या मैं असक्षम हूं.
उसको डॉक्टर को लगने लगा कि मैं असक्षम हूं, आई एम इनकम्पिटेंट। उसके बाद द फीलिंग्स अराइजेस, भावनाएं उठी कि इट्स शेमफुल फॉर मी, कि यह मेरे लिए शर्म की बात है। डॉक्टर को महसूस हुआ कि मेरे लिए शर्म की बात है। देन दैट लीड्स टू फिजिकल सिम्टम्स, कुछ शारीरिक लक्षण उत्पन्न हुए। हेडेक हुआ, शरीर में दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, एंड इन द लास्ट पार्ट द बिहेवियर चेंज्ड, और उस डॉक्टर का व्यवहार परिवर्तित हो गया। व्यवहार परिवर्तित क्या हुआ? ही स्टार्टेड टेकिंग अल्कोहल, शराब पीना शुरू कर दिया, एंड ही ब्लेम अवॉइडेंस, की दोष से बचने के लिए कि शराब पीने लगा, भुलाने के लिए। तो दिस इज द सिचुएशन नंबर 1, कि डॉक्टर की दवाई का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, तो उस डॉक्टर का क्या रिएक्शन था, थॉट प्रोसेस कैसा था, विचारों की जो उत्पन्न होने की प्रक्रिया कैसी थी, उसको प्रस्तुत किया गया है शोध पत्र में। एंड दिस थॉट प्रोसेस इज नोन एज स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग थॉट प्रोसेस, कि एक ऐसा थॉट प्रोसेस उस डॉक्टर का था जिसने कि स्ट्रेस को प्रोड्यूस किया, कि तनाव को उत्पादित किया। इसी सिचुएशन को दूसरे रूप में देखते हैं। दूसरे रूप में सिचुएशन इज सेम, दशा समान है। दशा यह है कि डॉक्टर की दवाई का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, लेकिन द थॉट प्रोसेस टेक्स प्लेस इनटू 5 डिफरेंट स्टेजेस। विभिन्न 5 चरणों में ये थॉट प्रोसेस संपन्न हुआ, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इन दिस डायग्राम, द डायग्राम इज इन फ्रंट ऑफ यू, जो चित्र आपके सामने है, इस चित्र में बॉटम टू टॉप ये प्रोसेस दिखाया गया है। फर्स्ट वन इज, इससे पहला जो सिचुएशन थी, उसमें भी अजम्पशन था, कल्पना करता था डॉक्टर कि मैं परिपूर्ण हूं और मुझे हमेशा परिपूर्ण होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट, इसमें ऑन द अदर हैंड, इन दिस द डॉक्टर हैज हेल्दी अजम्पशन, डॉक्टर का हेल्दी अजम्पशन था, एक अच्छी परिकल्पना थी कि आई एम नॉट परफेक्ट, आई विल समटाइम्स मेक एन एरर। डॉक्टर सोचता था हमेशा मैं उत्तम नहीं हूं, मैं कभी कभी गलती भी कर देता हूं, क्योंकि हर इंसान गलतियां करता है। अब आप त्रुटि करते हैं, मतलब मेडिसिन गलत दे दी गई है, यू मेक एन एरर, और फीलिंग हुई आई एम अनकंफर्टेबल, बट दैट डज नॉट मीन आई एम इनकम्पिटेंट। डॉक्टर ने महसूस किया कि मैं असहज हूं। असहज क्यों हूं? कि मेरी दवाई का प्रतिकूल असर पड़ा है, कि मैं असहज हूं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं असक्षम हूं। डॉक्टर के दिमाग में, डॉक्टर के मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, एंड द फीलिंग अराइजेस। उसके बाद भावनाएं उत्पन्न हुई, वह चिंतित हुआ, जिज्ञासु हुआ, ध्यान को केंद्रित किया गया, उसने ये फीलिंग्स थी उसकी, वो ही फोकस्ड ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट कि ऐसा क्यों हुआ। देन फिजिकल सिम्टम्स, शारीरिक लक्षण भी उत्पन्न हुए, heightened senses arised, उसमें समझबूझ बढ़ी, और लास्ट में द बिहेवियर चेंज्ड। बिहेवियर क्या था उस समय? बिहेवियर क्या था? बिहेवियर में परिवर्तन। जो पहली सिचुएशन थी, उस पहली सिचुएशन में बिहेवियर में क्या था कि बचने के लिए शराब पीना शुरू किया था। यहां पर बिहेवियर क्या हुआ कि अर्जेंट अटेंशन टू क्राइसिस, जो क्राइसिस उत्पन्न हुए हैं उस पर, जो संकट है उस संकट का तत्काल ध्यान दिया जाए, ये उसके दिमाग में हुआ, उसके बिहेवियर में यह बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ। एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, आस्क फॉर सपोर्ट, और उसके दिमाग में उत्पन्न हुआ कि मैं गलती से कुछ सीखूं कि भविष्य में गलती ना हो, और उसने अपने साथियों से समर्थन मांगा, की अब मेरी मदद करो, किसी प्रकार से इस परिस्थिति से मुझे निकालो। तो ये 2 उदाहरण मैंने आपके सामने समक्ष इसलिए प्रस्तुत किए गए हैं कि एक जो सिचुएशन थी, जो पहली सिचुएशन थी, वो स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग थी, जिससे कि तनाव उत्पन्न हुआ, और जो दूसरी सिचुएशन है जो आपके सामने स्लाइड है, जिसके माध्यम से मैं प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं, दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द रियलिस्टिकली इवेल्युएटिंग थॉट्स, जो मूल्यांकन से भरे हुए प्रक्रिया से परिपूर्ण जो विचार की लहरें हैं, उस पर आधारित है। तो कुल मिलाकर इन दोनों एग्जाम्पल से हम क्या निष्कर्ष ले सकते हैं? इफ वी कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 एग्जाम्पल्स, यदि हम इन 2 उदाहरणों के आधार पर यदि कुछ निष्कर्ष लेना चाहें, इट मीन्स द नेगेटिव थॉट्स, इन दोनों उदाहरणों में, इन दोनों सिचुएशंस में, इन दोनों परिस्थितियों में, पहली जो सिचुएशन थी उसमें नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न हुए, नकारात्मक विचार उत्पन्न हुए। दूसरी सिचुएशन में सकारात्मक विचार उत्पन्न हुए, और यह निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं इस एग्जाम्पल से
कि नेगेटिव थॉट्स कैन डिटोरेट, यानी नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न होती है, दैट डिस्टर्ब पर्सनल मेंटल हेल्थ, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, दैट ऑल्सो इफेक्ट आवर फिजिकल हेल्थ, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालते हैं, दिस क्यूमुलेटिवली डैमेजिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, हमारे जो व्यवसायिक संबंध हैं एक दूसरे के साथ उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और दिस डैमेजिंग पर्सनल रिलेशनशिप्स ऑल्सो, हमारे जो व्यक्तिगत संबंध है उन पर भी बुरा प्रभाव डालता है, एंड आवर डिसीजन मेकिंग ऑल्सो इफेक्ट्स, और हमारा जो निर्णय लेने की क्षमता है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो परिवर्तन है हमारा व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, आवर बिहेवियर चेंज्ड। तो कुल मिलाकर इस निष्कर्ष में यह हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वी मे कंक्लूड दैट द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन आवर थॉट प्रोसेस, कि जो स्ट्रेस है, तनाव उत्पन्न होता है, उस तनाव उत्पन्न का मेन कारण है थॉट प्रोसेस, जो विचारों की प्रक्रिया है, जो हमारे मस्तिष्क में किस प्रकार की विचारों की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसका मूल कारण है यही। तो कुल मिलाकर जो मुझे जैसे कि बताया गया आयोजकों ने कि योगा एज ए मीन्स टू अवॉइड स्ट्रेस, कि योग के माध्यम से कैसे करें, तो कुल मिलाकर ऐसा कुछ करें कि योग ऐसा क्या करता है कि जो दैट रेक्टिफाई और थॉट प्रोसेस, कि जो हमारे जो थॉट प्रोसेस को है उसको अच्छा बनाए। तो शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ योग से। बेसिक कंसेप्ट, यहाँ बेसिक कंसेप्ट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, और मेरी एक बात से आप एग्री होंगे, इन द फील्ड ऑफ योग देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन, योग के क्षेत्र में स्तरीयता नहीं है, विभिन्न प्रकार का लिटरेचर आप मार्केट में पाएंगे, विभिन्न प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया गया है, लेकिन जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं दैट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड लिटरेचर, जो कि स्तरीय साहित्य पर आधारित है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ योग, कि योग की एक सरलतम परिभाषा की बात करें, एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात करें फ्रॉम योग सूत्र, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र दिया है। हम सब जानते हैं कि महर्षि पतंजलि वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस, वो एक प्रगाढ़ विद्वान थे। उन्होंने योग को कैसे परिभाषित किया? अकॉर्डिंग टू हिम, योग इज ए सेसेशन ऑफ द थॉट वेव्स ऑफ माइंड स्टफ। द वर्ड सेसेशन मीन्स टू स्टॉप, रोकना, थॉट वेव्स मीन्स वृत्तिज, इट मीन्स वी हैव टू स्टॉप द वृत्तिज, थॉट वेव्स, क्योंकि पिछले दोनों एग्जांपल्स में, पिछले दोनों सिचुएशंस में हम बात कर चुके हैं कि स्ट्रेस प्रोडक्शन मुख्यतः निर्भर करता है थॉट प्रोसेस पर। इट मीन्स योग की तो परिभाषा में यही है, सेसेशन ऑफ द थॉट वेव्स ऑफ द माइंड स्टफ, जो माइंड स्टफ मीन्स द एंटायरिटी ऑफ ह्यूमन माइंड, जो कि हमारे माइंड में सब कुछ स्टोर्ड है, दैट कॉस्मिक माइंड दैट इज ऑलवेज all pervading, that is noticeable everywhere. It means the cessation of the thought waves of mind stuff is known as yoga, as per the definition of Maharshi Patanjali that has been mentioned in Yoga Sutra. एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने परिभाषित किया, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करना ही योग है। तो कुल मिलाकर थॉट प्रोसेस से सीधा संबंध है, वृत्तियों से सीधा संबंध है। तो और थोड़ा गहराई में बात करने का प्रयास करते हैं। अभी तक बात हुई कि सेसेशन ऑफ द थॉट वेव्स ऑफ माइंड स्टफ, कि चित्त की वृत्तियों को रोकना, और चित्त की बात की, दैट इज अ कॉस्मिक माइंड दैट इज इंडिविजुअलाइज्ड। जो कॉस्मिक माइंड है, उस कॉस्मिक माइंड ने इंडिविजुअलाइज हुआ और एक व्यक्तिगत रूप धारण किया, दैट इज नोन एज चित्त, that is evolved out from universal nature, and we know that the universal nature consists of 3 universal modes। यह प्रकृति 3 तत्वों से मिलकर बनी है, और इस प्रकृति से ही हमारे चित्त की उत्पत्ति हुई है, एज पर योगिक नॉलेज, योग के ज्ञान के अनुसार। and these 3 universal modes as per yoga are सत्व, रजस and तमस। we all know that, हम यह भी जानते हैं कि that exists in our body also exists outside the body, कि जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है उन्हीं तत्वों से यह प्रकृति बनी है, हम यह भी जानते हैं। तो यूनिवर्सल मोड में भी, यूनिवर्सल नेचर में भी तीनों मोड्स हैं, तीनों यूनिवर्सल मोड्स उपस्थित हैं, सत्व, रजस, तमस। उसी प्रकार से व्यक्ति विशेष में भी तीनों मोड्स हैं, सत्व, रजस, तमस। द सत्व इज फॉर इंटेलिजेंस, इफ द इंडिविजुअल इज हैविंग द मोड ऑफ सत्व, द इंडिविजुअल विल बी फुल ऑफ प्योरिटी एंड एनलाइटमेंट। जिसमें यह यूनिवर्सल मोड डोमिनेट करेगा
वो व्यक्ति विशेष प्रकाशवान और ज्ञानवान होगा, जिसमें रजस जो दूसरा यूनिवर्सल मोड है जिसमें वह डोमिनेट करेगा। द इंडिविजुअल विल बी फुल ऑफ वासनास एंड क्रियास, एंड द थर्ड दैट इज द इंडिविजुअल हैविंग तमस विल बी फुल ऑफ डल माइंड। लेकिन फॉर आवर नॉलेज, हम अब सबके ज्ञान के लिए, एवरी इंडिविजुअल हैज ऑल दीज थ्री यूनिवर्सल मोड्स। प्रत्येक व्यक्ति विशेष में तीनों प्राकृतिक मोड पाए जाते हैं, सत्व भी है, रजस भी है, तमस है। लेकिन हर व्यक्ति विशेष में इनका अनुपात अलग अलग हो सकता है। किसी में सत्व की मात्रा अधिक हो सकती है, किसी में रजस की मात्रा अधिक हो सकती है, किसी में तमस की मात्रा अधिक हो सकती है। आगे चलते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने बात की कि यूनिवर्सल मोड्स तीन हैं, सत्व, रजस, तमस, और ये तीनों ही यूनिवर्सल मोड हर व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति विशेष में इफ रजस एंड तमस डोमिनेट्स, यदि रजस और तमस डोमिनेट करते हैं, अधिकता है, दीज आर प्रोडक्टिव ऑफ पेन एंड सोरो, ये दर्द और दुख के कारण है। दर्द दुख होगा, इट मीन्स स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, दर्द दुख होगा तो स्ट्रेस भी होगा, तनाव भी होगा। तो कुल मिलाकर मूल कारण हुआ द डोमिनेंस ऑफ रजस एंड तमस। दूसरी तरफ जिस व्यक्ति विशेष में सत्व की मात्रा अधिक होगी, this sattva is productive of spiritual release that is responsible for moksha, and that deteriorate the stress or the production of stress. अब बात करते हैं वृत्तिज की। कुल मिलाकर वृत्तिज मीन्स थॉट वेव्स, और थॉट प्रोसेस की हम बात कर चुके हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन आवर थॉट प्रोसेस, कि जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसका मूल कारण है आवर थॉट प्रोसेस, की हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारे जो विचारों की प्रक्रिया वो किस प्रकार से संपन्न होती है उस पर निर्भर करता है। उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर वृत्तियों पर आधारित है। वृत्ति क्या है? दीज आर ड्यू टू चित्त। चित्त मीन्स माइंड स्टफ, माइंड स्टफ मीन्स एंटायरिटी ऑफ ह्यूमन माइंड, जो भी स्टोर्ड है, जो भी संग्रहित है हमारे माइंड में, दैट इज नोन एज चित्त। चित्त से ही वृत्तियां उठेंगी। एंड एज पर महर्षि पतंजलि पहले थे हु डिस्क्राइब्ड वृत्तिज, हु डिस्क्राइब्ड थॉट वेव्स इन ए साइंटिफिक मैनर। महर्षि पतंजलि के अस्तित्व से पहले ट्रेडिशनल योग का हम अभ्यास करते थे, पारंपरिक योग का अभ्यास करते थे। लेकिन महर्षि पतंजलि के बाद, महर्षि पतंजलि पहले ऐसे योग के ज्ञाता प्रगाढ़ विद्वान हुए जिन्होंने वृत्तिज को, थॉट वेव्स को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया। तो हमारी वृत्तिज 5 प्रकार की हो सकती है। प्रमाण मीन्स राइट कॉग्निशन, सही बोध, कि सही बोध कराए हमें। विपर्य, रॉन्ग परसेप्शन, गलत बोध, यह भी इस प्रकार की वृत्तियां भी उठ सकती हैं। विकल्प मीन्स इमेजिनेशन, कल्पनाशील व्यक्ति होता है। स्मृति, मेमोरी, हमारी पिछली मेमोरी से भूतकाल भी हमारी वृत्तिज को बहुत प्रभावित करता है। वी ऑल नो दैट। निद्रा, स्लीप। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ वृत्तिज। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, Smriti and Nidra, it means right cognition, wrong perception, imagination, memory and sleep. These are 5 types of vrittis described by Maharshi Patanjali. Important point is, this is the most important sentence of my presentation. मेरे प्रस्तुतिकरण का अब तक के मेरे वक्तव्य में सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है जो आपके समक्ष इस स्लाइड पर है। When thought waves of mind are controlled and withdrawn, the mind stuff reveals the nature of the absolute self. जब ये थॉट वेव्स इन वृत्तिज, यह वृत्तियां जब नियंत्रित कर ली जाती हैं तो हम आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करते हैं। इट मीन्स, ये तो परिभाषा में कहा गया था, जबकि योग की परिभाषा यही है महर्षि पतंजलि के अनुसार कि चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करना ही योग है। सिसेशन ऑफ द थॉट वेव्स ऑफ माइंड स्टफ इज नोन एज योग। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध श्लोक के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने प्रस्तुत किया था। तो टाइप्स ऑफ वृत्तिज, वृत्ति 5 थी। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा एंड स्मृति। तो कुल मिलाकर समस्याएं कौन सी वृत्तियां उत्पन्न करती हैं, स्ट्रेस किस प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न करती हैं, अब बात उसकी करते हैं। यूनिवर्सल मोड कितने थे? 3, सत्व, रजस एंड तमस। व्हेन रजस एंड तमस प्रीडोमिनेट, जब रजस और तमस डोमिनेट करते हैं, द वृत्तिज आर नोन एज क्लिष्ट वृत्ति। उनको हम कहते हैं क्लिष्ट वृत्तियां। द थॉट वेव्स दैट गिव राइज टू मिजरीज, जो दुख प्रकट करती हैं, दुख उत्पादित करती हैं,
दूसरी तरफ व्हेन सत्व प्रीडोमिनेट्स, जो तीनों यूनिवर्सल मोड्स में से एक यूनिवर्सल मोड है सत्व, जब वो डोमिनेट करता है, दीज आर नोन एज एकलिस्ट वृत्ति, वो एकलिस्ट वृत्ति कहलाती हैं। दीज डिस्ट्रॉय एप्लीकेशंस, जो दुखों का निवारण करती है, स्ट्रेस का निवारण करती हैं। तो हर व्यक्ति चाहेगा, हर व्यक्ति का एम्बिशन होगा, इच्छाएं होंगी कि हमारी वृत्तियां एकलिस्ट वृत्ति उठे, कलिष्ठ वृत्तियां ना उठे, जो कलिष्ठ नाम की थॉट वेव्स हैं वो ना उठे मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क में एकलिष्ठ वृत्तियां उठे। तो अब स्टेट्स ऑफ माइंड, हम सबका मस्तिष्क, हमारा माइंड, हमारा मन किसी ना किसी एक दशा में रहता है, और वो दशा निर्भर करती है ऑन द बेसिस ऑफ द क्लेशास, एंड दीज आर 5 स्टेट्स ऑफ माइंड्स। द फर्स्ट स्टेट ऑफ माइंड इज नोन एज शिफ्ट। शिफ्ट मीन्स इंग्लिश में हम कहेंगे डिस्ट्रैक्टेड माइंड, डिस्ट्रैक्टेड ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ रजस। यदि रजस की अधिकता हो जाए तो हम जिस अवस्था में हमारा माइंड पहुंचता है, दैट इज नोन एज शिफ्ट, दैट इज नोन एज डिस्ट्रैक्टेड। दूसरा है मूड, हिंदी में कहेंगे मूड, और इन द इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन से दैट द स्टेट ऑफ डलनेस, डल ड्यू टू तमस। किसी व्यक्ति विशेष में जो दूसरा यूनिवर्सल मोड डोमिनेट करता है, तमस, तो वो दशा उत्पन्न होगी माइंड की, व्यक्ति विशेष की। थर्ड वन इज विक्षिप्त। विक्षिप्त मीन्स partially gathered or impartially concentrated due to insufficient of dominance of सत्व, कि सत्व की मात्रा तो है लेकिन सत्व की मात्रा में पर्याप्त मात्रा नहीं है, जितनी मात्रा किसी व्यक्ति विशेष के पास होनी चाहिए वो नहीं है, जो कि impartially concentrated, this is known as विक्षिप्त और partially gathered। नेक्स्ट वन इज एकाग्र। एकाग्र जो मन की दशा है, that is known as one pointed state of mind due to predominance of sattva, जिसमें सत्व भरपूर मात्रा में पाया जाएगा। that state of mind is known as ekagra state, that is known as one pointed state of the mind। and the next one is niruddha, that is considered as the best state of mind। niruddha, it means controlled, नियंत्रित दशा मन की due to predominance of knowledge, जिसमें कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ही अब इन पांचों स्टेट्स जो कि शिफ्ट, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, इन पांचों स्टेट्स के अनुसार एक निष्कर्ष निकालते हैं। इन 5 स्टेट्स में से, इन 5 दशाओं में से द फर्स्ट 3 स्टेजेस बिलोंग्स टू दोज हु इन्वॉल्व्ड इन द वर्ल्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ एज पर योगिक नॉलेज। बट द लास्ट 2 स्टेजेस, जो अंतिम की, जो इस सीक्वेंस में, इस क्रम में जो अंतिम की जो 2 स्टेट ऑफ माइंड बताई गई है, एकाग्र और निरुद्ध, these belongs to yogic who attain supreme freedom from the spirit by overcoming the world process। जो एक लाइन में यदि कहना चाहें तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं योग की भाषा में। तो ये स्टेट्स ऑफ माइंड की बात हुई। अब साइकिल ऑफ वृत्तिज को भी जानना जरूरी है, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वृत्तिज, थॉट वेव्स। क्योंकि जो 2 सिचुएशंस थी इस प्रस्तुतिकरण के प्रारंभ में भी, जो कि मैं आपके सामने एक नेगेटिव थॉट्स प्रोड्यूस हुए थे, एक में पॉजिटिव थॉट्स प्रोड्यूस हुए थे। तो क्योंकि अब साइकिल ऑफ वृत्तिज को भी हम जान ले, उसके लिए जानना होगा संस्काराज। संस्काराज आर, हम कहते हैं ना कि इस व्यक्ति विशेष के अच्छे संस्कार, इस व्यक्ति विशेष के अच्छे संस्कार नहीं है। संस्कार आर नथिंग, दीज आर द मार्क ऑफ इंप्रेशंस, these are mark of impressions, or we can say that these are seed of karma। जैसे कर्म किए, योग की भाषा में जैसे हमने कर्म किए वो संग्रहित हो गए संस्कार के रूप में हमारे मस्तिष्क में। एंड अब प्रश्न उठता है, द क्वेश्चन अराइजेस, वेयर these are stored, कि स्टोर कहाँ होते हैं। These exist in the chitta or the depth of unconsciousness। We know that there are, as per psychology, there are 3 states of mind: conscious mind, unconscious mind, subconscious mind। पर as per yogic knowledge, instead of 3 there are 4 states of mind: conscious mind, unconscious mind, subconscious mind and superconscious mind also। तो ये जो 4 मन की दशाएं हैं, चेतन मन, अचेतन मन, अवचेतन मन और परम चेतन मन, ये जो संस्कार हैं, जो कि सीड ऑफ कर्मास हैं, ये स्टोर्ड है, संग्रहित है हमारे अनकॉन्शियस माइंड की डेप्थ में, गहराई में। और हम सब जानते हैं वासनाज को। दीज वासनाज क्या है? दीज आर सबटल डिजायर्स, ये इच्छाएं हैं।
ये है सबकॉन्शियस, दीज आर सबकॉन्शियस इंक्लेशंस अराइजिंग फ्रॉम संस्कारास। जैसे संस्कार हैं जो कि सीड ऑफ कर्मास है, कर्मों के बीज हैं, जो कि अनकॉन्शियस माइंड में सेव्ड हैं, वो जैसे हैं वैसी वासना उठेगी। एंड दीज वासनास गिव राइज टू वृत्तिज, और इन वासनाओं से ही थॉट वेव्स अराइजेस, द थॉट वेव्स इन द कॉन्शियस माइंड। कुल मिलाकर 3 बातें हुई। वो थे संस्कार स्टोर्ड कहाँ है? अनकॉन्शियस माइंड में। वासनाएं कहाँ उत्पन्न हुई? सबकॉन्शियस माइंड में। और वृत्तिज कहाँ उत्पन्न हुई? कॉन्शियस माइंड में। यानी अनकॉन्शियस माइंड से लेकर कॉन्शियस माइंड, अचेतन मन से चेतन मन तक पहुंचाते हैं हमारे संस्कार जैसे भी हो। एंड थ्रू द फोर्सेस ऑफ, हम सबके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 विशेषताएं। वी ऑल हैव 3 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज मेमोरी, स्मरण शक्ति हम सब में है। वी हैव एसोसिएशन, हम सह संबंध नाम का गुण भी रखते हैं कि एक इंसिडेंट को दूसरे के साथ सह संबंध करके देखते हैं। थर्ड वन इज इमेजिनेशन, वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेजिनेशन ऑल्सो। ड्यू टू दीज 3 फोर्सेस, इन तीनों के कारण, मेमोरी, एसोसिएशन, इमेजिनेशन, इन तीनों के कारण द वृत्तिज अज्यूम द फॉर्म ऑफ डिजायर, जिससे कि इच्छाएं उत्पन्न हुई, और वो these are converted into desires and cravings, these are converted into काम and तृष्णा, जो कि काम तृष्णा में परिवर्तित हुई। और we perform different actions, और हम नए कर्म करते हैं, और these actions are again stored in our unconscious mind in the form of sanskaras, since we know that the sanskaras are seed of karmas, and this cycle goes on. So this is the, and this cycle goes on, this is the cycle of vrittis, how the cycle takes place। यह है जो वृत्तियों का चक्र किस प्रकार से घटित होता है, उसकी चर्चा अभी तक हमने की। तो अब बात करते हैं स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ योग। वी कैन अचीव पावर्स वंस वी हैड, हम सब, योग मानता है कि हम सब स्पिरिचुअल पावर्स लेकर पैदा हुए हैं, हम सब आध्यात्मिक शक्तियों के साथ पैदा हुए हैं। किसी व्यक्ति विशेष में दीज में भी हिडन, वो हिडन हो सकती है, किसी में वो एक्टिवेट भी हो सकती है। तो वी हैव टू एक्टिवेट दीज स्पिरिचुअल पावर्स। सो योगा इज ए वेरी इजी मीन्स एंड मेथड, बाय यूजिंग दैट वी कैन एक्टिवेट these spiritual powers, we can achieve the powers once we had, जो थी, हमें दोबारा से उसको विकसित करना है। एंड वी कैन डेवलप 8 स्पिरिचुअल पावर्स, हम 8 शक्तियों को, आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित कर सकते हैं। एंड वी कैन एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जो कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। सो जिसके कारण से कि द स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड, और तनाव अपने आप कम होगा। इफ वी इंक्रीज दीज स्पिरिचुअल पावर्स वी कैन रिड्यूस द स्ट्रेस। दीज आर नोन एज अष्ट शक्ति। हम सब जानते हैं अष्ट जो शब्द है, संस्कृत का शब्द है, अष्ट मीन्स 8, Shakti means the power. It means these are Asht Shakti. These are known as Shaktis. ये 8 शक्तियां मानी जाती हैं, 8 आध्यात्मिक शक्तियां मानी जाती हैं। एंड वी कैन डेवलप बाय प्रैक्टिसिंग योग, स्पेशली बाय प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। द फर्स्ट पावर इज पावर टू डिस्टिंग्विश एंड डिस्क्रिमिनेट, भेद और पृथक करने की शक्ति। इन एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में, जीवन में, वी हैव टू डिस्टिंग्विश, भेद और पृथक करने का समय पर हम उपयोग करते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। एक सही निर्णय हमें स्ट्रेस फ्री वातावरण प्रदान कर सकता है, एक गलत निर्णय, और डॉक्टर का एग्जाम्पल था कि डॉक्टर की जो थॉट वेव्स थी वो निर्णय गलत था, तो उसके कारण स्ट्रेस वाज प्रोड्यूस्ड। So we can develop the power to distinguish and discriminate by practicing yoga, and we can find out what is true, what is false, क्या गलत है, क्या सही है, उसका निर्धारण हम ठीक से कर पाते हैं। Second spiritual power is power of good judgment, अच्छा निर्णय लेने की शक्ति। दैनिक जीवन में every day we have to take different judgments, we have to take decisions। तो judgment, एक अच्छा निर्णय शिखर तक ले जा सकता है, बुरा निर्णय गर्त में ले जा सकता है। वी कैन डेवलप दिस पावर ऑल्सो, एंड वी कैन रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बाय डेवलपिंग दिस स्पिरिचुअल पावर। बाय डेवलपिंग द पावर ऑफ गुड जजमेंट वी कैन रिकॉग्नाइज आवर स्ट्रेंथ एज वेल एज आवर वीकनेसेस।
ऑफ दैट पर्टिकुलर जजमेंट, उस निर्णय से हमें क्या हानियां होने वाली हैं या क्या फायदे होने वाले हैं, वी कैन एक्ट अप्रोप्रिएटली, और उसी प्रकार से हम अपना निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। थर्ड पावर इज पावर टू विथड्रॉ आवर सेंसेस, अपनी इंद्रियों को रोकने की शक्ति, इंद्रियों को समेटने की शक्ति, एंड बिकमिंग इंट्रोवर्ट फ्रॉम इट वी कैन डेवलप बाय प्रैक्टिसिंग योग, बाय प्रैक्टिसिंग राजयोग, बाय प्रैक्टिसिंग योग ऑफ मेडिटेशन। द फोर्थ पावर इज पावर ऑफ टॉलरेंस, सहन शक्ति, जिसका कि आज के युग में अभाव है। टॉलरेंस, आप देखेंगे कि एक चलन आजकल है कि कोई किसी के साथ नकारात्मक घटना घटित होती है और वो सुसाइड कर लेते हैं, तो दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ द पावर ऑफ टॉलरेंस, जो कि टॉलरेंस सहन शक्ति की कमी है। द सेवरल सिचुएशंस अराइज इन द लाइफ, जीवन में विभिन्न प्रकार की सिचुएशंस अराइज होती हैं, एंड वी हैव टू फेस द सिचुएशंस। If we develop the power of tolerance, we can face the situation in an appropriate way, and the power to face, the fifth power is, जो पांचवी आध्यात्मिक शक्ति है योग में, जिसको कहा गया पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। श्री भगवद गीता में श्री कृष्ण ने योग को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया, जिसमें से एक थी सम और विषम परिस्थितियों में समान बने रहना योग है, कि पावर टू फेस, कि जीवन हमेशा उसमें अनुकूल परिस्थिति भी होती है, प्रतिकूल परिस्थितियां भी होती हैं, तो इट मींस अप्स, वी हैव टू फेस अप्स एंड डाउन्स, वी हैव टू फेस डाउन टर्न्स ऑफ लाइफ आल्सो, एंड वी कैन एक्ट अप्रोप्रिएटली। द सिक्स्थ पावर इज पावर टू अकोमोडेट, अनुकूलन की शक्ति। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? वी हैव टू एडजस्ट टुवर्ड्स द वीकनेसेस ऑफ अदर्स। कोई भी व्यक्ति विशेष संपूर्ण नहीं है, एवरी इंडिविजुअल इज बाउंड टू हैव सम एरर, प्रत्येक व्यक्ति विशेष की बाध्यता है कि उसमें कमियां होंगी ही होंगी, बट वी हैव टू अकोमोडेट टुवर्ड्स द वीकनेसेस ऑफ अदर्स एंड देयर लिमिटेशंस आल्सो। तो हमें अपना अनुकूलन किसी भी व्यक्ति विशेष की कमियों और उसकी सीमाओं से करना होगा। सो like an ocean, example has been given in a yogic literature, that is like an ocean that accommodate a river, जैसे समुद्र नदी को accommodate करता है, in the same manner we have to accommodate the weaknesses and limitations of others. That is the sixth power we can develop by practicing yoga, by practicing meditative practices, and we can accommodate others calmly with good wishes विदाउट एनी रेसिस्टेंस, किसी भी प्रतिरोध के बिना हम अकोमोडेट करते हैं इस शक्ति के उत्पन्न होने के बाद। द सेवंथ पावर इज पावर टू बैक अप आवर फोर्स एंड रिएक्शंस, अपनी शक्ति को रोकने, अपनी शक्ति और प्रतिक्रिया को रोकने की शक्ति। हम न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन ने भौतिकी के लॉ है कि प्रत्येक क्रिया की उतनी ही प्रतिक्रिया होगी। यदि जीवन में सामाजिक रूप से इस लॉ को हम अपनाने लगे तो अच्छे संबंध स्थापित हो ही नहीं सकते, व्यक्ति पीसफुल कंडीशन में हो ही नहीं सकता। सो वी हैव टू पैक अप आवर फोर्स एंड रिएक्शंस एंड रिमेन अनइन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन अकरेंसेस। वी कैन डेवलप पावर टू फॉरगेट, कि कोई नकारात्मक पहलू जीवन में घटित हुआ तो उसको भूलने की क्षमता भी विकसित करते हैं, जो कि स्ट्रेस का कारण क्या है कि हम नकारात्मक पहलू को भूल नहीं पाते हैं। जैसा कि सिचुएशन नंबर 1 में, जो कि पबमेड और पबमेड सेंट्रल में जो इंडेक्स पेपर था, उसकी सिचुएशन नंबर 1 जो कि नकारात्मक सिचुएशन थी, जो थॉट स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग थॉट प्रोसेस था, जिसकी चर्चा आरंभ में की गई है, वो क्यों थी कि डॉक्टर वाज अनेबल टू फॉरगेट। तो यह था। नेक्स्ट वन इज एथ पावर इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज पावर ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति बहुत ही पावरफुल है। ग्रेट टास्क इज इजी टू अकम्प्लिश, एक बहुत बड़ा कार्य भी इससे किया जा सकता है। अब इस पावर ऑफ कोऑपरेशन को मैं एक कहानी के माध्यम से आप सबको बताना चाहूंगा। इस कहानी को मैं हमेशा सुनाया करता हूं। बचपन से ही वी हैव हर्ड ए स्टोरी ऑफ रैबिट एंड टॉर्टोइस। बचपन से ही हम एक कहानी सुनते आए हैं, कछुए और खरगोश की कहानी, कि दोनों के बीच बोथ डिसाइडेड टू रन, दोनों के बीच में कंपटीशन आयोजित हुआ, दौड़ हुई और उस दौड़ में कछुआ जीत गया। और एक थीम स्थापित हुआ था, कहावत स्थापित हुई थी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस।
धीरे और स्थिर चलने वाला हमेशा जीतता है। ये कहावत हम अपने जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले जनरेशन है, उसको हमेशा सुनाते आए हैं। लेकिन कारण क्या था, खरगोश क्यों हारा था? दो कारण थे। ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस, पहला कारण था ओवर कॉन्फिडेंस का। दूसरा था रैबिट टेकन द थिंग्स ग्रांटेड, कि रेंगने वाला जीव मुझे क्या हराएगा। और एक थीम वाज एस्टैब्लिश्ड, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे और स्थिर चलने वाला जीतता है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इंसल्ट हुई किसकी? रैबिट की, खरगोश की। खरगोश ने कहा जेंटलमैन देयर विल बी वन मोर रेस, एक दौड़ और होगी। दोनों तैयार हो गए। दूसरी दौड़ में खरगोश जीत गया। जो उसकी कमियां थी और कॉन्फिडेंस वगैरह, उनको दूर किया और जीत गया। रास्ते में सोया नहीं। तो जो पुराना थीम था स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे और स्थिर चलने वाला जीतता है, उसका स्थान नए थीम ने लिया। फास्ट एंड कंसिस्टेंट ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी, तेज और स्थिर चलने वाला हमेशा धीरे और स्थिर चलने वाले को हराएगा। तो धीरे और स्थिर चलने वाले का समय गया। वी हैव टू वॉक फास्ट एंड कंसिस्टेंट, सिंस फास्ट एंड कंसिस्टेंट ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी। लेकिन दो दौड़ हुई। दूसरी दौड़ में कछुआ हारा। कछुए ने कहा जेंटलमैन देयर विल बी थर्ड रेस, की एक खरगोश भाई तीसरी रेस भी होगी, क्योंकि आपके कहने से दूसरी रेस हुई। बोथ एग्रीड, दोनों तैयार हो गए। तीसरी दौड़ हुई। तीसरी दौड़ में कछुए ने कहा देयर विल बी कंडीशन, एक कंडीशन होगी, द रूट विल बी अकॉर्डिंग टू मी, रास्ता मैं तय करूंगा कौन सा होगा। और कछुए ने चालाकी की, रास्ते में एक नदी पड़ती थी। दौड़ में कछुआ नदी पार करके जल्दी पहुंच गया और खरगोश को सड़क से, पुल से दूर से आना पड़ा। तो जो दो थीम थे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जिसका स्थान लिया था फास्ट एंड कंसिस्टेंट ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी, अब तीसरी कहानी से एक नया थीम उपजा। थर्ड थीम वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई योर कोर कंपिटेंसीज देन चेंज द प्ले फील्ड दैट सूट्स योर कोर कंपिटेंसीज। पहले अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहचानिए। आंतरिक क्षमताओं को पहचानने के बाद ही प्रतियोगिता के स्थल का चयन कीजिए। एवरी इंडिविजुअल इज बोर्न विद सम कंपिटेंसीज, प्रत्येक व्यक्ति विशेष आंतरिक क्षमताओं के साथ पैदा हुआ है। तो हमें अपने प्रतियोगिता का स्थान, जिस प्रतियोगिता में हमें एक्सेल करना है, वी विश टू एक्सेल, वी शुड सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आवर कोर कंपिटेंसीज। तीन दौड़ हुई। तीसरी दौड़ में फिर खरगोश हार गया। अब कहा कि भाई एक दौड़ और होगी, क्योंकि खरगोश की इंसल्ट हुई, एंड दिस विल बी लास्ट रेस, और यह आखिरी दौड़ होगी। दोनों तैयार हो गए। दोनों ने ही डिसाइड किया कि आवर एम इज टू बीट आवर प्रीवियस परफॉर्मेंस, हमारा दोनों का उद्देश्य है कि हम अपने पुराने प्रदर्शन से अच्छा करें। इट मीन्स टू कवर मैक्सिमम डिस्टेंस इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम, कि समान दूरी कम से कम समय में अपने पिछले परफॉर्मेंस से अच्छा करें। दोनों ने डिसाइड किया कि बोथ हैव कोर कंपिटेंसीज, आपकी भी आंतरिक क्षमता है पानी में तेज चलते हैं, मेरी भी आंतरिक क्षमता है कि मैं सरफेस पर तेज चलता हूं, क्यों न हम एक दूसरे का सहयोग करें। तो बोथ डिसाइडेड कि जेंटलमैन, कि आप पानी में मेरे ऊपर बैठिए, सरफेस पर मैं आपके ऊपर बैठता हूं। निर्णय यह हुआ कि लास्ट रेस में बोथ कवर्ड द सेम डिस्टेंस बेटर देन देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस, दोनों ने ही समान दूरी को, जो कि तीसरी दौड़ में थी, उसको अपने पिछले प्रदर्शन से अच्छा किया। तो आज के युग का, जो कि इस 8th स्पिरिचुअल पावर को दर्शाता है, पावर ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की शक्ति को, वो नया थीम आज का स्थापित हुआ। इट इज गुड टू बी इंडिविजुअली ब्रिलियंट एंड हैव स्ट्रॉन्ग कोर कंपिटेंसीज। यह बहुत अच्छी बात है कि व्यक्तिगत रूप से आप बड़े दिग्गज हैं, बड़े तोप हैं, बड़े प्रगाढ़ विद्वान हैं, but in a team with cooperation you will always perform better than your previous performance। पर सहयोग की शक्ति के साथ, सहयोग के साथ आप अपने स्वयं के प्रदर्शन से हमेशा अच्छा करेंगे। so the great task is easy to accomplish, कि एक संपूर्ण किया जा सकता है, घटित किया जा सकता है बड़े से बड़े कार्य को। so we can develop these 8 spiritual powers. All these 8 spiritual powers can be attained by a king of yoga. यहाँ king of yoga means king. Who is king? King is who rule, जो राज करता वही king है। तो who is king of yoga? योग का राजा कौन?
Raj Yoga is considered as a king of yoga. So by practicing Raj Yoga practices, by Raj Yoga means the yoga of meditation, by practicing yoga of meditative practices, we can develop these spiritual powers, and these are the key of gaining all powers. It is yoga. The life is empowered and stress is reduced, और हम तनाव को कम करते हैं। और मेरे इस प्रस्तुतिकरण के अंतिम भाग में एक छोटी सी एक और जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है उस पहलू को और कवर करना चाहूंगा। सो दीज 8 spiritual powers are not only required but these are essential. यह केवल आवश्यक ही नहीं है, अनिवार्य है हमारे जीवन में ये spiritual powers। तो अब जैसा कि शुरू में बताया, आयोजकों ने बताया, ज्ञानेश जी ने बताया कि अब तक कोई दवाई या वैक्सीन नहीं बनी है कोरोना की, तो एक बहुत ही प्रभाव पड़ा है कोविड-19 एपिडेमिक का, इस विश्वव्यापी महामारी का। और हम हर जगह स्पेशली शैक्षणिक क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस गोइंग ऑन, की जो क्लासेस हैं, कक्षाएं संपन्न हो रही हैं ऑनलाइन। सो उसके ड्रॉबैक्स भी हैं ऑनलाइन क्लासेस की, यानी प्रत्येक पहलू की कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं, कुछ कमियां भी होती हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कमियां भी हैं। तो एक ड्रॉबैक की बात करूंगा, अच्छाइयों की नहीं, क्योंकि जो कोविड-19 एपिडेमिक का प्रभाव पड़ा है ऑनलाइन क्लासेस पर, आई हैव कलेक्टेड एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टडी। एक अध्ययन हुआ अभी 2020 में ही हुआ है, लाल एंड सिंह ने किया है वो। उसने ड्रॉबैक क्या है ऑनलाइन क्लासेस की, तो एक सर्वे किया गया 200 लोगों पर। तो 200 में से 45 ने कहा द 45 ब्लेम्ड लैंग्वेज, की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है, जो संप्रेषण की प्रक्रिया फेस टू फेस है, उससे लैंग्वेज ठीक से समझ आती है, भाषा ठीक से समझ आती है। 68 आउट ऑफ 200, 200 में से 68 ने कहा, 68 ने कहा, 34% ने कहा कि इसमें कोई को करिकुलर एक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए इसका एक ड्रॉबैक है। लेकिन जो सबसे एक महत्वपूर्ण पार्ट था कि वी आर अनेबल टू मीट फ्रेंड्स, क्योंकि आज के छात्र छात्राएं अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सामाजिक दूरियां बढ़ गई हैं। आउट ऑफ 200 51 रेस्पॉन्डेड इन दिस फेवर, कि 51 ने इस फेवर में कहा। और लैक ऑफ टू वे, की दोहरा नहीं है, एक गहरा संप्रेषण है, इट्स ए वन वे प्रोसेस, 23 ने ये कहा। और अदर्स नॉट नेट कनेक्टिविटी इशू, क्योंकि सम स्टूडेंट्स बिलोंग टू रूरल एरियाज, कुछ आदिवासी क्षेत्र से, रूरल एरिया से हैं, वहां नेट कनेक्टिविटी इशू थे, 13 का वो भी इशू था, ड्रॉबैक था। लेकिन आप इसमें देखेंगे कि एक मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स की एक स्ट्रेस का कारण है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स ने क्या कहा कि वी आर अनेबल टू मीट फ्रेंड्स, कि हम अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं। इट मींस सोशल रिलेशनशिप इज आल्सो एसेंशियल, जो सामाजिक संबंध है, एक दूसरे से मिलना है, वो भी बहुत जरूरी है। क्यों? दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ स्ट्रेस। यह भी एक अकेलापन भी, एक कोई भी बच्चा है, कोई विद्यार्थी जिसको की हैबिट थी, एक आदत थी, रोज अपने साथियों के साथ बैठता था, क्लासरूम में कक्षाओं के बाद बैठता था, आज वो नहीं हो पा रहा है, दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ स्ट्रेस। वह भी एक स्ट्रेस का, तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है। इट मींस रिलेशनशिप इज द मेजर कॉज ऑफ स्ट्रेस, रिलेशनशिप, संबंध। तो बात कर लेते हैं कि अब बात की थी इसमें स्पिरिचुअल पावर्स में, इससे जो पिछले भाग में जो मैं बात कर चुका हूं, इन द लास्ट पार्ट, इन द प्रीवियस पार्ट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट 8 स्पिरिचुअल पावर्स। और उन 8 स्पिरिचुअल पावर्स में 8 आध्यात्मिक शक्तियों में एक आध्यात्मिक शक्ति थी पावर टू अकोमोडेट, अनुकूलन की शक्ति। तो अनुकूलन की शक्ति से ही रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे, अदरवाइज। तो उस अनुकूलन की शक्ति को, उस कंसेप्ट ऑफ अकोमोडेशन को, अनुकूलन की अवधारणा को एक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है, कि हाउ टू डेवलप हेल्दी रिलेशंस। इट मींस टू डेवलप हेल्दी रिलेशंस पावर ऑफ अकोमोडेशन इज रिक्वायर्ड। तो मैं आपसे यदि पूछूं, क्वेश्चन पहला, इज फ्रेंडशिप पॉसिबल बिटवीन टू पर्संस हु स्पीक मोर? दो व्यक्ति बहुत अधिक बोलते हैं, दोनों ही, क्या उनके बीच में दोस्ती होते हुए देखी आपने? हो सकती है, बहुत कम चांसेस हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस हो सकते हैं,
लेकिन बहुत कम संभावना है। दूसरा मेरा प्रश्न आपसे हो, इज फ्रेंडशिप पॉसिबल बिटवीन टू पर्सन्स हु स्पीक लेस? दो व्यक्ति जो बहुत कम बोलते हैं, क्या उनके बीच में दोस्ती हो सकती है? यहां भी बहुत कम संभावना। इज फ्रेंडशिप पॉसिबल बिटवीन टू पर्सन्स वेयर वन स्पीक लेस एंड वन स्पीक मोर? दो व्यक्ति जिनमें से एक अधिक बोलता है एक कम बोलता है, उसके बीच में दोस्ती हो सकती है? यस, संभावना बहुत अधिक है। इट मीन्स अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट इन ईच अदर। इन सोशल लाइफ में भी यह घटित होता है कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर, इट मींस रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन द नेचर। यहां नेचर का है कि हमारी प्रकृति, नेचर ऑफ द इंडिविजुअल। तो द नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल बिहेवियर। किसी भी व्यक्ति विशेष की प्रकृति निर्भर करती है मूलभूत व्यवहार पर कि उस व्यक्ति विशेष का मूलभूत व्यवहार क्या है। द नेचर ऑफ एनी इंडिविजुअल विल डिपेंड ऑन द फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। कैसे समझने का प्रयास करते हैं। द फंडामेंटल बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रेट्स। किसी भी व्यक्ति के मूलभूत व्यवहार में 3 ट्रेट है एज पर द साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स। फर्स्ट वन इज इंक्लूजन। इंक्लूजन को हिंदी में कहेंगे समावेश, समावेश करना। सेकंड वन इज कंट्रोल, नियंत्रण। थर्ड वन इज अफेक्शन, स्नेह। हर व्यक्ति विशेष में इंक्लूजन भी है, हर व्यक्ति विशेष में दूसरे गुण भी है, कंट्रोल का भी। हर व्यक्ति विशेष में अफेक्शन भी है। इट मींस समावेश की भावना भी रखता है, नियंत्रण की भावना भी रखता है और स्नेह भी रखता है हर व्यक्ति विशेष। तीनों, ऑल दीज 3 ट्रेट्स, ये तीनों ही ट्रेट, ये तीनों ही विशेषताएं जो हर व्यक्ति विशेष रखता है, दीज आर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स। इट मींस वन इज एक्सप्रेस्ड, वन इज वांटेड। कि अभिव्यक्ति कितनी की गई और चाहा कितना। पहले से शुरू करते हैं इंक्लूजन से। इंक्लूजन, इंक्लूजन मींस एक्सप्रेस्ड इंक्लूजन भी होगा, वांटेड इंक्लूजन भी होगा। कंट्रोल की बात करें तो एक्सप्रेस्ड कंट्रोल भी होगा, वांटेड कंट्रोल भी होगा। अफेक्शन की बात करें तो एक्सप्रेस्ड अफेक्शन भी होगा, वांटेड अफेक्शन भी होगा। इट मींस अभिव्यक्त किया गया समावेश और अपेक्षित समावेश, अभिव्यक्त किया गया नियंत्रण और अपेक्षित नियंत्रण, और तीसरा है अभिव्यक्त किया गया स्नेह और दूसरे से अपेक्षित स्नेह। इस पर निर्भर करता है हमारा फंडामेंटल बिहेवियर। उदाहरण के साथ समझाने के बाद मैं अपनी प्रस्तुतिकरण को विराम दूंगा। शुरू से शुरू करते इंक्लूजन से। इंक्लूजन, मान लीजिए एक बच्चा है, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ ए स्टूडेंट। उस स्टूडेंट को कैंटीन में, विप्र कॉलेज की कैंटीन में चाय पीने जाना है। क्लासरूम के बच्चों ने पूछा, जेंटलमैन वेयर यू आर गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा बस यहीं जा रहा हूं। और वो चुपचाप चाय आकर पीकर बैठ गया। किसी को पता नहीं चला कि वो चाय पीकर कैंटीन से आया, विप्र कॉलेज की कैंटीन से चाय पीकर आया। तो इस दशा में उसका जो एक्सप्रेस्ड इंक्लूजन है, जो अभिव्यक्त किया गया समावेश है, 0% है। दूसरी तरफ वही बच्चा अगर चाय पीने जा रहा है और शोर मचा दिया, चलिए कैंटीन चलिए, शोर मचा दिया, हर अपने साथी को साथ लिया और चाय पीकर आया, तो उसका एक्सप्रेस्ड इंक्लूजन है 100%। इट मींस इट रेंजेस फ्रॉम 0% टू 100%। अगर उसका साथी जिसका की वांटेड इंक्लूजन 100% होगा, तो उसकी जो पहला सिचुएशन थी जिसमें कि 0% एक्सप्रेस इंक्लूजन था, उसके साथी को बात लगेगी बुरी कि चुपचाप चला गया, बड़ा स्वार्थी है, बताया तक नहीं। अगर उसका वांटेड 0% होगा तो उसकी भाई बात अच्छी लगेगी, यस ये तो बहुत अच्छा है, अपने काम से काम रखता है। तो किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए आपका इंक्लूजन, आपका समावेश अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द वांटेड इंक्लूजन ऑफ अनदर इंडिविजुअल। वो दूसरे के अपेक्षित समावेश पर निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि एक अकोमोडेशन तो उसे कहेंगे कि जब हम अपने अपेक्षित समावेश को दूसरे के अभिव्यक्त किए गए समावेश के साथ उसका अनुकूलन कर लें, उसी दशा में एक अच्छा एक संबंध स्थापित हो सकता है। वी कैन लिव इन ए स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, जिससे कि संबंध मजबूत होंगे तो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होगा। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल, नियंत्रण। नियंत्रण की बात करें,
मान लीजिए विप्र कॉलेज के एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आपके कॉलेज में क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई पढ़ा रहे हैं और कोई स्टूडेंट हिलता है थोड़ा हल्का सा, टीचर ने कहा कीप क्वाइट, हिलो मत, चुपचाप बैठे रहो। इट मींस उस टीचर, उस व्यक्ति विशेष शिक्षक का जो एक्सप्रेस कंट्रोल है 100%। दूसरी तरफ आपने ऐसे टीचर भी देखे होंगे, हो सकता है किसी कॉलेज में ऐसे भी हो कि उनको पढ़ाने से मतलब है कोई मोबाइल पर गेम खेल रहा है, कोई इधर उधर देख रहा है, कोई कहानियां पढ़ रहा है, मतलब नहीं, आपने लेक्चर दिया आगे। इट मींस जो एक्सप्रेस कंट्रोल 0% है उस शिक्षक का। अगर विद्यार्थी का वांटेड 100% होगा, जो पहला था शिक्षक ने जहां डांटा था उसको अच्छा लगेगा कि शिक्षक कितने अधिकार से मुझे कह रहे हैं। यदि उसका बच्चे का, विद्यार्थी का वांटेड कंट्रोल यदि 0% होगा तो उसको बात बुरी लगेगी कि बड़े बदतमीज टीचर हैं, इंसल्ट कर देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं, सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी, वह बात टीचर की बुरी लगेगी। दैट डिपेंड्स ऑन योर अपेक्षित नियंत्रण, दैट विल डिपेंड ऑन योर वांटेड कंट्रोल। अब लास्ट बात करते हैं अफेक्शन की, स्नेह की। स्नेह, हर व्यक्ति विशेष स्नेह भी रखता है। मान लीजिए विप्र कॉलेज का एक बच्चा, एक छात्र पास आउट हो गया, उसकी शादी होने वाली है। विप्र कॉलेज के प्रिंसिपल मेघेश तिवारी जी के पास इन्विटेशन के लिए आया। इन्विटेशन में तिवारी से कहा सर आप हमारे प्रिंसिपल रहे हैं, सर ये न्योता है मेरा, इट्स माय इन्विटेशन, आपको आना ही आना है, आपके बिना शादी नहीं होगी। इट मींस अफेक्शन, अफेक्शन इज 0। और दूसरी तरफ वही विद्यार्थी कहता सर प्लीज मेरी शादी है, आपको आना ही आना है। एक्सप्रेस्ड अफेक्शन इज 100%। यदि मेघेश तिवारी जी का वांटेड अफेक्शन 100% होगा तो पहले वाला बात अच्छी लगेगी, कितने अधिकार से मुझे बुला रहा है। यदि तिवारी जी की वांटेड अफेक्शन 0% होगा तो पहली वाली दशा बुरी लगेगी कि बदतमीजी से बात कर रहा है, ये इन्विटेशन दे रहा है, मुझे डांट रहा है। उस दशा में दूसरा इन्विटेशन अच्छा लगेगा, दूसरी वे, दूसरा तरीका अच्छा लगेगा। तो कुल मिलाकर वी हैव टू अकोमोडेट आवरसेल्व्स, जैसा कि पिछली बात कर चुके हैं, बाय द हेल्प ऑफ योग यू डेवलप द पावर टू अकोमोडेट। वी कैन अकोमोडेट आवरसेल्व्स टुवर्ड द वीकनेसेस ऑफ अदर्स। हम दूसरों की कमियों से अपना अनुकूलन करना सीख जाते हैं योग की भाषा से, और उसी को दूसरे रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत किया गया। किसके रूप में? एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट के रूप में। कुल मिलाकर हमें कोशिश करनी चाहिए, और योग के माध्यम से, तो मेडिटेशन के माध्यम से तो वो ऑटोमेटिकली विकसित होता है कि वी हैव टू अकोमोडेट आवर वांटेड इंक्लूजन, वांटेड कंट्रोल एंड वांटेड अफेक्शन एज पर द expressed inclusion, expressed control and expressed affection of any other individual. So again I express my sincere thanks to organizers, especially to Meghesh ji, principal of the college and convener of this international webinar, Dr. Divya Sharma. So over to the organizers please, if you want to ask any question. यदि कोई प्रतिभागी, कोई पार्टिसिपेंट किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाहता है, if anyone want to ask any type of question they can ask. Over to the organizers please. Thank you. Thank you very much sir, a very precise and significant word session by you. We are getting ample of appreciations and admiring comments on YouTube live. Thank you very much. Some of the participants have asked and we have posted it on the chat box. You can see here, I can spell you. A question from Pradeep Badola ji. How can we stop negative thought processes? Many of the questions are similar in nature. So first I would like to spell all the questions. Madam, I will take one. I will take one by one. I will answer first question. Okay, sir. Okay. How we can stop the thought? As I have said, by the help of meditative practices, we can control the negative thoughts. In the modern scenario, जो एक modern concept है meditation का, there are two types of meditations: concentrative meditation and mindfulness meditation. Concentrative means focusing the mind on a single object is known as concentrative meditation, and the mindful meditation is, instead of concentrating the mind on a single object,
we become aware of the entire field, we become aware of the passing parade. जो विचारों की लहरें उत्पन्न होती हैं, हम किसी एक जगह विचारों को नहीं रुकने देते हैं, that is known as mindfulness meditation. समस्या तब उत्पन्न होती है, नेगेटिव थॉट तब उत्पन्न होते हैं जब हमारा मस्तिष्क किसी एक जगह रुक जाता है, एक इवेंट पर रुक जाता है. तो हमें इवेंट्स की जो पास्ट इवेंट्स है उसकी पासिंग परेड चलते रहनी चाहिए. क्विकली चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, अनदर टू अनदर, अनदर टू अनदर. दिस इज द बेस्ट वे. By using mindfulness meditation, we can rectify these negative thoughts. Sir, next question is by Mr. Puneet Mishra. How can we increase our immunity power in this pandemic COVID-19? Madam, immunity, that is a separate issue, but I will answer. Yeah, this is not related to my presentation. Gentlemen, we have two types of immunities. हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता दो प्रकार की, innate immunity जो कि हम जन्म से ही लेकर पैदा हुए हैं, और that is acquired immunity. Acquired immunity दो ही तरह से हो सकती है, जो कि हमने ग्रहण की है जन्म के बाद, जो कि मृत्यु तक from birth to death जो विकसित होती रहती है. दो ही तरीके हैं उसके, कि by the help of vaccination, टीके से, जो आजकल टीका अभी जैसा कि बताया चेयरमैन साहब ने कि अभी तो कोई मेडिसिन है नहीं अभी तक, और दूसरा है कि हम यदि बीमारी का सामना करते हैं तो एंटीबॉडीज विकसित होती है शरीर में. तो वी हैव टू डेवलप आवर innate immunity. Innate immunity depends on, especially that depends on leukocytes, white blood cells, and that depends on neutrophils, basophils and eosinophils. So by improving these, so various research studies has been conducted. काफी अनुसंधान कार्य हुआ है, उससे ये ज्ञात हुआ है, काफी शोध कार्य से ज्ञात हुआ है, हमारे शरीर में ल्यूकोसाइट्स की मात्रा, न्यूट्रोफिल की मात्रा, बेसोफिल की मात्रा और एसिनोफिल की मात्रा बढ़ती है योगिक प्रैक्टिसेस से भी. और योग में स्पेशली सुझाया गया है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कि सिंगल टाइप ऑफ प्रैक्टिस नहीं, दैट शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्रैक्टिसेस, जो कि 3 प्रकार के अभ्यास उसमें शामिल हो. पहला उसका सत्र होना चाहिए आसन, आसन के बाद 1-2 प्राणायाम करें, और तीसरा भाग उसमें होना चाहिए मेडिटेशन. दिस इज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट. Cumulative means the combined effect of 3 different types of practices in the single session. So by adopting these 3 types of practices, 3 practices कौन-कौन सी? आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन. इसके शोध कार्यों के आधार पर ये मेरे कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है. These are my thoughts based on several research investigations. So the next question, Mr. Nishi Kumar has asked, he has posted 2 questions. Yoga, how can it help us to reduce stress? And Nishi Kumar again asked, how can an individual reduce tamas? Madam, this question has 2 sub questions. Yes sir. इस क्वेश्चन के 2 सब क्वेश्चन है. पहला है कि स्ट्रेस को, उसका उत्तर मेरा समान है. जैसा कि नेगेटिव थॉट्स, कुल मिलाकर थॉट प्रोसेस अच्छा नहीं है तो स्ट्रेस उत्पन्न हुआ. इसकी चर्चा हो चुकी है पहले आंसर में कि बाय प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस मेडिटेशन वी कैन रेक्टिफाई आवर थॉट प्रोसेस, नेगेटिव थॉट दैट विल लीड टू डिक्रीज इन द स्ट्रेस लेवल. और जो सेकंड क्वेश्चन है कि तमस को कैसे कम करें, सो by the help of yogic practices we can maintain the balance between these 3 universal modes, sattva, rajas and tamas. We cannot eliminate any universal mode. किसी भी universal mode को हम पूर्णतः नहीं दूर कर सकते. Only we can minimize, हम minimize कर सकते हैं, उसके proportion को, उसके अनुपात को बढ़ा सकते हैं. तो by practicing yoga that automatically takes place. Dr. Bijuli Burman has asked how to regain the self-control. Madam, meditation is the best way. Meditation, mind, if we focus the mind on a single object, that will lead to, it means we, by penetrating the mind to the deeper level, we have to penetrate our mind to the deeper level. Sir, the whole session is very interesting and it is going more interesting, but as we are limited, bounded to the time factor, many of the questions are continuously coming to us. We'll try to explain and we'll try to answer them by on our website. I would like to, I'm really sorry for the inconvenience to the participants. मैं चाहूँगी कि हम
इसके पश्चात अपने अगले सत्र की ओर मूव करें। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस पार्टिसिपेंट्स के द्वारा जो पूछे जा रहे हैं, दे आर वेरी सिमिलर इन नेचर एंड प्रोफेसर चौधरी के पूरे व्याख्यान में समस्त प्रश्नों को समस्त प्रश्नों के उत्तर समाहित ही थे। तो फिर भी हम प्रयास करेंगे कि हम आपको आपके मेल के द्वारा, हमारे पास आप सभी का डेटाबेस है, हम आपको मेल करने का पूरा प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे आज के की नोट स्पीकर प्रोफेसर राजीव चौधरी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपको साधुवाद प्रेषित करती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें सारगर्भित व्याख्यान के द्वारा डिवोट किया। इट वॉज अ रियली वेरी वर्थ एंड सिग्निफिकेंट प्रेजेंटेशन। बहुत ही सागर नुमा प्रेजेंटेशन को आपने गागर में भरने का प्रयास किया। विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।